हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ जीएस सेंट्रल। और आज आप देख रहे हैं इंडियन पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण सेशन, जिसमें आज का टॉपिक है लाभ का पद। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। कई बार यह जो टॉपिक है ये अधूरा रह जाता है, या कई बार लोग समझ नहीं पाते हैं कि लाभ का पद क्या है, किन किन पदों को इससे राहत मिली हुई है और कौन कौन से पद इस लाभ के पद के अधीन आते हैं। तो आज की सेशन में हम इस टॉपिक पर पूरा विस्तृत रूप से आपको जानकारी देंगे, और हम अगर आप इसको अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि इस पूरे सेशन को देखने के बाद लाभ के पद से संबंधित जो कंफ्यूजन आपके दिमाग में हो जाता है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है लाभ का पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। सबसे पहले हमें जानना है कि लाभ का पद या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 102 एक ए तथा अनुच्छेद 191 एक का ए, इन दो आर्टिकल्स में लाभ के पद के आधार पर निर्हरता या निर्योग्यताओं का उल्लेख किया गया। निर्योग्यताओं मतलब डिस्क्वालिफिकेशंस का उल्लेख किया गया है, किंतु लाभ के पद को संविधान में कहीं परिभाषित नहीं किया गया, उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया है। हम देखते हैं कि लाभ के पद से तात्पर्य क्या है। तो अनुच्छेद 102 के अधीन, अनुच्छेद 102(1)(a) के अधीन संसद सदस्यों के लिए तथा अनुच्छेद 191(1)(a) के तहत राज्य विधानसभा स्टेट असेंबलीज जो है उनके सदस्यों के लिए ऐसे किसी अन्य पद को धारण करने की मनाही है जहां वेतन, भत्ते तथा अन्य दूसरी तरह के सरकारी लाभ मिलते हो। ठीक है, उनके लिए इस पर रोक लगाई गई है। इस तरह के लाभ की मात्रा क्या है इससे हमें कोई मतलब नहीं, इसका कोई असर उस पर नहीं पड़ता है। तो दो चीजें याद कर लीजिए। आर्टिकल 102(1)(a) जो है वो संसद सदस्यों के लिए, पार्लियामेंट के लिए है, पार्लियामेंट के मेंबर्स के लिए है, और 191(a) जो है वह राज्य विधानसभा स्टेट असेंबलीज के मेंबर्स के लिए है। आगे चलते हैं। अगर कोई सांसद या विधायक इस लाभ के पद पर आसीन पाया जाता है तो संसद या संबंधित विधानसभा में उसकी सदस्यता को अयोग्य करार दे दिया जाता है, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार किसी भी विधायक के द्वारा सरकार में ऐसे लाभ के पद को हासिल नहीं किया जा सकता जिसमें सरकारी भत्ता या अन्य शक्तियां मिलती हों। ध्यान रखने वाली बात है। आगे चलते हैं। अब जन प्रतिनिधित्व अधिनियम जो है ना, जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 9 मतलब क्लॉज 9A में भी सांसदों और विधायकों को लाभ का पद धारण करने से रोका गया है, मनाही है। केस का नाम है प्रद्युत बोरदोलई बनाम स्वपन राय वाद, 2001 में यह हुआ है। इसमें उच्चतम न्यायालय ने लाभ के पद की जांच के लिए निम्नलिखित प्रश्नों को रेखांकित किया है। मतलब सब कुछ कंडीशंस बताए हैं सुप्रीम कोर्ट ने कि इन कंडीशंस के ऊपर हमें उसको वॉच करना है कि वह पद लाभ का पद है या नहीं है। क्या क्या कंडीशन बताए देखिए। क्या वह नियुक्ति सरकार के द्वारा की गई। दूसरा, क्या उस पद पर बैठा व्यक्ति को हटाने अथवा बर्खास्त करने का अधिकार सरकार के पास है। क्या सरकार किसी पारिश्रमिक मतलब वेतन, सैलरी का भुगतान भी कर रही है। अगली बात, क्या पद पर बैठा व्यक्ति के कार्य क्या है, क्या वह ये कार्य सरकार के लिए कर रहा है। तथा आखिरी बात क्या है, क्या किए जा रहे इन कार्यों के निष्पादन पर सरकार का कोई नियंत्रण है। इन सभी बातों पर उस पद को हम जांचा जाता है। कालांतर में पिछले वर्षों में जया बच्चन बनाम भारत संघ वाद में उच्चतम न्यायालय ने इसे अग्रलिखित प्रकार से परिभाषित किया है, जो आगे लिखा हुआ है। देखते हैं क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ऐसा पद जो कोई लाभ अथवा मौद्रिक अनुलाभ, मौद्रिक मतलब रुपये पैसा से संबंधित मौद्रिक अनुलाभ प्रदान करने में सक्षम हो, इस प्रकार लाभ के पद वाले मामले में लाभ का वास्तव में प्राप्त होना नहीं अपितु लाभ प्राप्ति की संभावना भी एक निर्णायक कारक है।
आई बात समझ में? चलिए एक बार फिर से बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कि कोई भी ऐसा पद जिससे कोई लाभ प्राप्त होता हो या मौद्रिक लाभ प्राप्त होने की संभावना हो, इन दोनों ही स्थितियों में वह लाभ का पद समझा जाएगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि लाभ प्राप्त हुआ है कि नहीं, अगर ऐसी संभावना भी है तो भी वह उस दायरे में आएगा। अब लाभ के पदों पर एक संयुक्त समिति बनाई गई है संसद में, ज्वाइंट कमेटी ऑन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। देखते हैं क्या है। इसमें 15 सदस्य होते हैं जो संसद के दोनों सदनों से लिए जाते हैं। याद रखिएगा, यह केंद्र एवं राज्य सरकारों के द्वारा नियुक्त समितियों की संरचना और उसकी प्रकृति, इसका नेचर क्या है, की जांच करती है तथा यह रेकमेंड करती है, अनुशंसा करती है कि किन किन पदों पर आसीन व्यक्तियों को संसद के किसी सदन का सदस्य बनने के लिए योग्य अथवा निर्योग्य माना जाए। कहने का मतलब लाभ के पद को जांचने के लिए संसद ने एक कमेटी बना रखी है, जिसमें 15 सदस्य होते हैं जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से लिए जाते हैं। इस कमेटी का जो ज्वाइंट कमेटी है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर, इसका काम है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही सरकारों के द्वारा बनाई गई विभिन्न समितियों के नेचर की, उनकी संरचना की जांच करे और अपने रिकमेंड में यह बताए कि क्या यह समिति में शामिल सदस्य सदन का सदस्य होने का योग्य है अथवा अयोग्य है। आगे चलते हैं। इस समिति ने लाभ के पद को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। उसने उसके बारे में बताया है। क्या बताया है देखते हैं। यदि पदस्थ व्यक्ति मतलब पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, यदि पद पर बैठा हुआ व्यक्ति या पदस्थ व्यक्ति को क्षतिपूर्ति भत्ते के अतिरिक्त कोई पारिश्रमिक जैसे उपस्थिति शुल्क, मानदेय, वेतन इत्यादि प्राप्त होता है तो वह पद लाभ का पद है। यदि वह निकाय जिसमें व्यक्ति को पद प्राप्त है कार्यकारी, विधायी अथवा न्यायिक शक्तियों का प्रयोग कर रहा है अथवा उसे निधियों मतलब अकाउंट्स या फिर धन के वितरण, भूमि के आवंटन, लाइसेंस जारी करने इत्यादि की शक्तियां प्राप्त है अथवा वह नियुक्ति, छात्रवृत्ति आदि प्रदान करने की शक्ति रखता है। यदि वह निकाय जिसमें व्यक्ति को पद प्राप्त है संरक्षण के माध्यम से अपना प्रभाव और शक्तियों का प्रयोग करता है तो इन सभी आधारों पर वह पद लाभ का पद माना जाएगा। मतलब लाभ या तो प्राप्त हो रहा है या प्राप्त होने की संभावना है, या उसके पास किसी विशेष प्रकार की शक्ति है जिसका उपयोग करके वह लाभ कमा रहा है, लाभ कमा सकता है, तो भी वह लाभ के पद के दायरे में आएगा। अब लाभ के पद संबंधी जो प्रावधान है उनके बारे में देखते हैं। संविधान में लाभ के पद से संबंधित प्रावधानों को शामिल करने का उद्देश्य नीति निर्माण के इन निकायों मतलब संस्थाओं, संसद और विधानमंडल को किसी भी प्रकार के दबाव से मुक्त रखना था, क्योंकि अगर लाभ के पदों पर नियुक्त व्यक्ति विधानसभा का सदस्य होगा तो हो सकता है कि वह अपने लाभ के लिए निर्णयों को प्रभावित करने का प्रयास करे। हितों का टकराव होगा यहाँ पर। इसके पीछे मूल भावना यह है कि निर्वाचित सदस्य के कर्तव्य और हितों के बीच कोई संघर्ष नहीं होना चाहिए। संविधान के अनुसार विधायिका सरकार को नियंत्रित करती है। विधायिका मतलब लेजिस्लेचर जो है एग्जीक्यूटिव्स को कंट्रोल करता है, कई बार बता चुका हूं मैं। इस नियंत्रण को कम करने के लिए विधायकों को खुश करने एवं लाभ पहुंचाने हेतु उन्हें लाभ के कुछ पद प्रदान किए जा सकते हैं। इस प्रकार विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्ति पृथक्करण, पावर सेपरेशन का जो सिद्धांत है वह कमजोर हो जाएगा और इसका गलत फायदा सरकार उठा सकती है। इस प्रकार लाभ का पद संबंधी प्रावधान संविधान में वर्णित विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्ति के पृथक्करण, पावर सेपरेशन का जो सिद्धांत है, जो थियरी है, उसको लागू करने का एक मजबूत प्रयास है ना। आगे चलते हैं। क्या कानून बनाकर लाभ के पद से छूट दिया जा सकता है या दी जा सकती है, बात करते हैं। संविधान संसद विधायिका को लाभ के किसी पद को धारण करने वाले को छूट प्रदान करने हेतु कानून पारित करने की अनुमति देता है। मतलब संसद के पास या विधायिका के पास यह अधिकार है कि वह किसी पद को लाभ के पद के दायरे से
छूट दे सकती है। कानून के दायरे से कितने पदों को छूट दी जा सकती है इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं है। सन 2015 में नागालैंड विधानसभा के 60 विधायक सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल हो गए थे। जिस पार्टी की सरकार थी उसके गठबंधन में नागालैंड के विधानसभा के सभी 60 विधायक जो है उस गठबंधन में शामिल हो गए। जुलाई 2017 में नागालैंड के मुख्यमंत्री ने संसदीय सचिवों के रूप में, संसदीय सचिव शब्द याद रखिएगा, संसदीय सचिव, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, इस पद पर और ज्यादा अभी हम लोग आगे इसमें जिक्र करेंगे। संसदीय सचिव पद के रूप में 26 विधायकों की नियुक्ति की तथा 70 सदस्यीय नियुक्ति की। एक ऐसा ही और दूसरा एग्जाम्पल 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा में भी देखा गया, जहां 21 विधायकों को संसदीय सचिव बनाया गया। तो हमने दो एग्जाम्पल्स देखे, नागालैंड का और दिल्ली का। नागालैंड में 60 में से 26 विधायकों को क्या किया गया, संसदीय सचिव बना दिया गया। क्यों बना दिया? क्योंकि वो सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल हो गए थे। और दिल्ली में 71 विधानसभा सीटें हैं जहां पर 21 विधायकों को संसदीय सचिव बना दिया गया। अब आगे क्या हुआ बात कर लेते हैं। वर्तमान में निम्नलिखित प्रावधान सांसदों और विधायकों को लाभ के पद से छूट प्रदान करते हैं। क्या क्या? किसी भी सांसद या विधायक के मंत्री पद को भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के तहत लाभ का पद नहीं माना जाएगा, किंतु संविधान में निर्दिष्ट है, बताया गया है कि मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों के 15% के अंदर होनी चाहिए या मैक्सिमम 15% होनी चाहिए। दिल्ली के मामले में यह संख्या 10% रखी गई है, जो विधायिका के साथ संघ राज्य क्षेत्र है दिल्ली। संविधान के अनुच्छेद 102 और 191 भी किसी सांसद या विधायक को सरकारी पद को धारण करने ग्रहण करने की अनुमति देते हैं यदि कानून के माध्यम से उन पदों को लाभ के पद के दायरे से छूट प्रदान की गई हो तो, है ना, तो ही कोई सांसद या विधायक कोई दूसरा पद धारण कर सकता है। कई राज्य विधानसभाओं ने कानून बनाकर कुछ और पदों को लाभ के पद से अलग रखा है या बाहर रखा है। जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान आदि ने कानून बनाकर संसदीय सचिव का पद जो था उसको लाभ के पद से बाहर रखा है ना, उसके लिए अलग से कानून भी बनाया है। संसद ने भी सांसद अयोग्यता निवारण अधिनियम 1959 को बनाया है, जिसमें उन पदों की सूची दी गई है जिन्हें लाभ के पद से अलग रखा गया है, और संसद समय समय पर इन सूची में संशोधन करके इसका विस्तार भी करती रहती है। तो अब तक हमने देखा कि कई राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, इन राज्यों ने कानून बनाया है और संसदीय सचिव का पद जो है उसको लाभ के पद से अलग रखा है। हमने ये भी देखा कि नागालैंड और दिल्ली में एक जगह 26 विधायकों को और दिल्ली में 21 विधायकों को संसदीय सचिव के रूप में रिक्रूट कर दिया गया है। आगे उस पर बात करते हैं, उसकी वैधता पर बात करते हैं। अब संसदीय सचिव जो है वह विधानमंडल का एक सदस्य होता है, मतलब लेजिस्लेचर का एक सदस्य होता है, जो अपने कार्यों के द्वारा अपने से वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता करता है। मूल रूप से इस पद के निर्माण का उद्देश्य भावी मंत्रियों के उनकी ट्रेनिंग, उनके प्रशिक्षण के लिए किया गया था। परंतु माना जाता है कि संसदीय सचिव का पद मूल रूप से कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव्स और लेजिस्लेचर्स मतलब विधायिका के बीच शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। ध्यान रखिएगा, संसदीय सचिव का पद जो है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव्स के बीच जो पावर सेपरेशन की थ्योरी है उसका वायलेशन करता है, उसका उल्लंघन करता है। कैसे देखते हैं। आर्टिकल 239 ए का क्लॉज नंबर 4 के तहत संसदीय सचिव मंत्री नहीं माने जाते हैं, क्योंकि उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती है, किंतु उन्हें मंत्री जैसी सुविधाएं ही प्राप्त होती हैं। उल्लेखनीय है कि कई राज्यों में संसदीय सचिवों के रूप में विधायकों की नियुक्ति को लाभ के पद के दायरे से बाहर रखने के कानूनों को न्यायपालिका ने अवैध बताया है और उसको अवैध अनाउंस किया है, उसको घोषित किया है अवैध।
जबकि अन्य पदों पर नियुक्ति को अवैध घोषित नहीं किया गया है। उसके बावजूद राज्य सरकारें दूसरे पदों पर नियुक्ति की बजाय संसदीय सचिव के रूप में विधायकों की नियुक्ति करना चाहती हैं। सन 2015 में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक फैसला देते समय कहा कि संसदीय सचिव जूनियर मंत्री के रूप में विधायकों की नियुक्ति कर सरकारें जो है वह संविधान में वर्णित मंत्रियों की संख्या की जो सीमा लगाई गई है 15% वाला, उसको बाईपास करना चाहते हैं, जो कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है ना, या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आपका वो गैर संवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। समझ में आ रही बात? मतलब सरकारें क्या चाहती हैं कि अगर कोई व्यक्ति उनके सरकार का रूठा हुआ है तो उसको मंत्री तो बना नहीं सकते क्योंकि 15% की लिमिट है, तो उसको संसदीय सचिव बना दिया जाए, क्योंकि सुविधाएं तो उसको सारे मंत्री वाले ही मिलती हैं। सन 2009 में बंबई हाई कोर्ट ने भी कहा है कि कैबिनेट मंत्री के पद और स्थिति के समान संसदीय सचिव की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 164(1)(a) का उल्लंघन है। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 164(a) जो है वह निर्दिष्ट करता है कि मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या किसी राज्य विधानसभा में विधानसभा के कुल सदस्यों के संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब इनकी नियोग्यता के पक्ष में शर्तें, कंडीशंस क्या क्या है, तर्क क्या क्या है, लॉजिक क्या क्या है, क्यों संसदीय सचिव जो है वह जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसकी बात कर लेते हैं। हम लोग ये अभी जो हमारे सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, हम ये बात करने जा रहे हैं कि संसदीय सचिव का जो पोस्ट है, जो कई राज्यों ने अपने अपने यहाँ कानून बनाकर उसको लाभ के दायरे से अलग रख दिया है, वह कैसे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के बीच पावर सेपरेशन की जो थ्योरी है उसका उल्लंघन करता है, कैसे वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कैसे वो गैर संवैधानिक है, इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। जिसके लिए 5 पॉइंट्स अभी आपको अपने स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहे हैं। नंबर 1, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के विरुद्ध है वह। लाभ का पद धारण करके कोई विधायक कार्यपालिका जिसका वह भाग बन गया है से स्वतंत्र होकर अपने कार्यों का निर्वहन नहीं कर सकता। दूसरा क्या है? संवैधानिक प्रावधानों की अवहेलना। संसदीय सचिवों के पद अथवा ऐसे ही अन्य पदों का प्रयोग राज्य सरकारों द्वारा संविधान में निर्धारित मंत्रियों की संख्या जो सामान्यतः 15% होती है, जबकि दिल्ली के मामले में वह 10% रखी गई है, की सीमा से बचने के साधन के रूप में किया जाता है। थर्ड क्या है? संरक्षण के माध्यम से शक्ति का प्रयोग। संसदीय सचिव जो है सरकारों की उच्च स्तरीय बैठकों में हिस्सा लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, साथ ही उनकी मंत्रियों व मंत्रालय की जो महत्वपूर्ण फाइलें हैं वहां तक उनकी पहुंच हमेशा बनी रहती है, तथा यह पहुंच उन्हें संरक्षण का माध्यम वे ऑफ पैट्रोनेज से शक्ति का प्रयोग करने में सक्षम बनाती है। जबकि कई बार राजनीतिक समर्थन को जुटाने के लिए तथा गठबंधन की राजनीति के दौर में लोगों को खुश करने के लिए मंत्रियों के पदों के विकल्प के रूप में भी संसदीय सचिव के पदों का दुरुपयोग किया जाता है। संसदीय सचिव का पद जो है वो जनहित के लिए भी खतरा है। वो कैसे? देखते हैं। मंत्रियों के विपरीत संसदीय सचिवों को गोपनीयता की जो शपथ है वह नहीं दिलवाई जाती है, आर्टिकल 239A का क्लॉज नंबर 4 के अनुसार। तथापि उन्हें उन सूचनाओं की जानकारी हो सकती है जिसका प्रकटीकरण, जिसको प्रेजेंट करना जनहित के लिए हानिकारक हो। यह भ्रष्टाचार को भी न्योता दे सकता है और यहाँ तक कि राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष भी खतरा उत्पन्न कर सकता है। तो बात समझ में आई। 5 पॉइंट्स पर हमने जिक्र किया कि क्यों संसदीय सचिव का पद जो है वह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। पहला, पावर सेपरेशन की थ्योरी का वायलेशन करता है। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशनल जो टर्म्स कंडीशंस हैं उनको भी वो वायलेट करता है। तीसरा, वे ऑफ पैट्रोनेज संरक्षण उनको मिलता है, किसके द्वारा? कार्यपालिका के द्वारा संरक्षण मिलता है। मतलब वो काम तो कर रहे होते हैं मगर उनकी जिम्मेदारी कुछ नहीं होती है। अगला क्या है कि गठबंधन की राजनीति में चूंकि मंत्रियों की संख्या सीमित होती है तो अधिक से अधिक लोगों को खुश करने के लिए संसदीय सचिव बना दिया जाता है ताकि वे भी मंत्रियों की सुविधा का और उसके पावर का उपयोग कर सके। और एक महत्वपूर्ण बात जो 5वें पॉइंट में लिखी गई है वो ये
कि मंत्रियों को उनके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है और जिसका वायलेशन करने पर उन पर चार्ज हो सकता है। और मंत्री जो है वो विधायिका के प्रति या यूं कहें तो केंद्र में लोकसभा के प्रति और राज्यों में विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होते हैं, जबकि संसदीय सचिव ना तो गोपनीयता की शपथ लेते हैं और ना ही वह विधानसभा के प्रति या लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं, जिससे जनहित के मामलों का खतरा है, राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। कुल मिलाकर के इसका कंक्लूजन क्या निकला उस पर बात करते हैं। लाभ का पद जो है वह ब्रिटेन से प्रेरित है, किंतु ब्रिटेन में निर्हरताओं मतलब डिस्क्वालिफिकेशंस का न तो कोई सामान्य सिद्धांत है और न ही कानून के अंतर्गत ऐसे पदों की कोई विशेष सूची दी गई है। दूसरी ओर इंडिया की अगर बात करें तो संविधान के अंतर्गत सामान्य निर्हरताओं का उल्लेख है, जबकि संसद कानून बनाकर कुछ विशेष अपवादों को, अन्य पदों को भी इसमें शामिल कर सकती है। चूंकि लाभ के पद की न्यायिक व्याख्याएं, जुडिशियल जो एक्सप्लेनेशंस हैं वह भी अलग अलग रहे हैं, अतः यह मामला संसद की जो संयुक्त समिति है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाली, लाभ के पद वाली, उसको संदर्भित कर दिया जाना चाहिए ताकि इस बात का निर्धारण हो सके कि कौन कौन से पद लाभ के पद के दायरे में आते हैं। ठीक है ना। तो कुल मिला के इस लाभ के पद का जो सारांश है, कुल मिला के सारांश यह है कि लाभ का पद जो है का मुख्य बात, इसका तात्पर्य यही है कि कोई भी सांसद या कोई भी विधायक पद पर रहते हुए किसी अन्य दूसरे ऐसे पद को ग्रहण नहीं किया कर सकता है जहां से उसको किसी प्रकार का लाभ मिल रहा है या लाभ मिलने की संभावना है, या वह उस पद पर रहकर कई प्रकार की शक्तियों का उपयोग कर रहा है, प्रयोग कर रहा है, वह भी लाभ के पद के दायरे में आता है। आपको याद रखना चाहिए कि संसद ने अपनी सूची बनाई है लाभ के पदों की, राज्य सरकारों ने भी, अलग अलग राज्य सरकारों ने भी अपने यहाँ कानून बनाकर विभिन्न प्रकार के पदों को लाभ के पद के दायरे से अलग रखा है। उसी में एक पद है संसदीय सचिव का, जिस पर आज के सेशन में हमने चर्चा की कि संसदीय सचिव का पद जो है वह संविधान का उल्लंघन करता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और उसमें 5 पॉइंट्स भी हमने जिक्र किए आखिरी में इस सेशन के कि वह किन किन मुद्दों को लेकर के हम यह बात, अपनी बात को स्थापित कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं कि कैसे संसदीय सचिव का पद जो है वह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष खतरा भी उत्पन्न कर सकता है। हमने यह भी देखा कि मंत्री और संसदीय सचिव में अंतर क्या है। मंत्री पद गोपनीयता की शपथ से बंधे होते हैं, वह लोकसभा या विधानसभा के प्रति कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जबकि ऐसी कोई बात संसदीय सचिवों के साथ नहीं होती है। इसलिए दिल्ली में भी और नागालैंड में भी जब वहां की सरकारों ने संसदीय सचिवों की नियुक्ति की तो सुप्रीम कोर्ट ने उन संसदीय सचिवों को, उन विधायकों को जो संसदीय सचिव बनाए गए थे, अयोग्य करार दिया था। इस बात का आप याद रखें, इसको ध्यान में रखें। आज का सेशन कैसा लगा आपको, आप जरूर कमेंट करके बताएं। आपके स्क्रीन पर जो हमारा एक बैनर दिख रहा है, ये जीएस के 2 कोर्सेज हैं, उनके बारे में दिख रहा है। आप हमारे लाइव क्लासेस से भी जुड़ सकते हैं और लाइव क्लासेस का डिटेल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। सेशन को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। बहुत अधिक जानकारी अगर आप चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, वेबसाइट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहां पर आपको समस्त जानकारियां, कैसे इनरोल करेंगे, कैसे एडमिशन लेंगे, फी क्या है और पूरा प्रोसेस क्या है, वह सब आपको मिल जाएगा। आप हमसे हमारे फेसबुक चैनल, यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। सेशन में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच।